नमस्ते दोस्तों। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता है। यह सपना को सच करने के लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी चमत्कार के पीछे नहीं रहें, उसके पीछे जो कठिन परिश्रम होती है, अगर उसको आप सही तरीके से करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसमें सिंपली कहा जाता है कि ज्यादा आप अंधविश्वास या फिर भाग्य पर भरोसा ना करें, उसके स्थान पे जो है आप कठिन परिश्रम पे ज्यादा से ज्यादा बल दें, जिससे कि आपको किसी की आवश्यकता ना हो, आप स्वयं में ही सक्षम हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आइए इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 26 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल है डोगरिया कोंद। ये ट्राइब, ये जनजाति जो है ओडिशा से संबंधित है। अभी हाल में न्यूज में इसलिए आया है, रायगढ़ पुलिस के द्वारा डोगरिया कोंद जनजातियों को कहा गया था कि उनकी उपस्थिति में नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन जो है इस पे डोगरिया कोंद जनजाति जो है सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि माओवादी कैडर का लेबल लग जाता है इनके जनजातियों पे अगर इनके सामने उन नक्सलियों का पुनर्वास होता है और उनके परिवार का नाम खराब होगा। इसलिए जो है पुलिस का जो अप्रोच था डोगरिया कोंद को मिला लेने के लिए कि उनको नक्सलियों के रूप में पुनर्वास करने के लिए आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए डोगरिया कोंद नहीं माने। तो मेनली जो है हम लोग यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में इस ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये ओडिशा से संबंधित है, ठीक है, तो इसके बारे में हर एक चीज को, इसके पोशाक से लेकर ये कहाँ रहन सहन करते हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, इनका नामकरण कैसे हुआ डोंगर, ठीक है, उसके बाद इनकी भाषा क्या है, जीवन शैली क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और इनके संबंधित क्या क्या विवाद है, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि जलवायु परिवर्तन पर जो पत्रकार होते हैं उनकी रिपोर्टिंग की चुनौतियां जो है लगातार बनी रहती है। तो क्या समस्याएं आती है पत्रकारों को, खासकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्टिंग करने में। यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है एक और एक्सपेक्ट दिया गया है, वो है चुनाव, कि क्या वर्तमान समय का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें मुख्य मुद्दा के रूप में किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के द्वारा जलवायु परिवर्तन को उठाया गया है। इसी के बारे में जो है पूरा का पूरा विस्तार से बताया गया है राइटर के द्वारा कि क्या क्या समस्याएं हैं मुख्यतः जो है हमारे चुनाव में। हमारे मतदाता इसके लिए जागरूक नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही जल की समस्या होती है, स्वच्छ हवा की समस्या होती है, भूमि का लगातार सिकुड़न हो रहा है, लगातार जो है बड़ी संख्या में जंगलों को काटकर उसको अर्बनाइज किया जाता है, शहरीकरण किया जा रहा है, ठीक है, पोषक तत्वों की समस्या हो रही है, क्योंकि कृषि के लिए भी जो है भूमि की कमी हो रही है। उसके बाद लिंग, जाति, वर्ग और भौगोलिक पहलू भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े होते हैं। उसी के कारण जो है समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां देखी जाती है। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि केंद्र सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के फैसले को संशोधित करने के लिए आवेदन क्यों किया है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार चाहती है कि जो पहले 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जिससे 2G स्पेक्ट्रम केबल और केबल जो है वो नीलामी के माध्यम से ही आवंटित होगा, लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार चाहती है कि जो 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस को नीलामी के माध्यम से आवंटित करने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित की जाए। तो इसमें जो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आप लोग समझ ही रहे होंगे, लोकसभा का चुनाव है और अभी वर्तमान समय में जो रूलिंग पार्टी है लगातार जो है प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। तो ये एस्पेक्ट भी बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही अच्छे से इस केस को समीक्षा करके कि क्यों जो है केंद्र सरकार इस तरह का परिवर्तन चाहती है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के फैसले में क्यों संशोधन चाहती है, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद आज जो है वीडियो के लास्ट में लगभग 5 MCQ होंगे जो कि यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि डेली का डेली मैं जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन देता हूं और आज का जितना भी न्यूज है उसी संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो भी फीडबैक हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं अपने आने वाले वीडियो में उसको सुधार सकूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे डोंगरिया कोंद जनजाति जो कि ओडिशा से है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ओडिशा से संबंधित है। तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि पारंपरिक पोशाक में सजी धजी, यहां देख सकते हैं कि पारंपरिक पोशाक में सजी धजी, सिर पर हेयर पिन,
सभी 10 उंगलियों में अंगूठियां और गले में रंग बिरंगे मोतियों के साथ ओडिशा के नियमगिरी हिल रेंज के भीतर बसे लखपदर के एकांत गांव में डोगरिया कोन जनजाति की मिंजली सिकाका ऐसी लग रही थी। यहाँ पे ये जो फोटो दिया गया है मिंजली सिकाका की बात की गई है, ठीक है, उसी के यहाँ पे विवरण की गई है कि जैसा कि वो एक सामाजिक समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। ये जो पूरा विवरण दिया गया था डोंगरिया कोंद की सांस्कृतिक महत्व के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त में एक्सप्लेन किया गया था। इसमें सिंपली जो है आज आर्टिकल इसलिए आया है कि रायगढ़ के पुलिस के द्वारा जो है वो प्रयास किया गया था कि डोगरिया कोंद सदस्यों की उपस्थिति में नक्सलियों का पुनर्वास हो, लेकिन जो है डोंगरिया कोंद के सदस्य जो हैं वह इस विचार से सहमत नहीं हुए, क्योंकि इससे उन पर माओवादियों का टैग लग जाता है, ठीक है, और उनके परिवार का नाम खराब हो जाता है। इसलिए जो है अपने सामने नक्सलियों का पुनर्वास के लिए जो है सहमत नहीं हुए। तो इसी के बारे में मेनली जो हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ लेंगे कि ये ट्राइब के बारे में विस्तार से जान लेंगे कि डोंगरिया कोंद होता क्या है, इनका भौगोलिक परिदृश्य क्या है, कहाँ पे रहते हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो जातीयता, तो डोंगरिया कोंद लोग जो हैं वो मुंडा जनजातीय समूह के कोंद के सदस्य हैं, ठीक है, ये मुंडा जनजातीय समूह के ही एक सबकास्ट हैं। ये कहाँ रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नियमगिरी 250 वर्ग किलोमीटर में फैली एक पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है, हिल रेंज है, जो ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मान्यताएं क्या है कि वे नियमगिरी जंगल के सर्वोच्च देवता नियम राजा की पूजा करते हैं, ठीक है, जो डोंगरिया कोंद होते हैं वो नियम राजा की पूजा करते हैं। और डोंगरिया कोंद का जो कुल जनसंख्या है उस समुदाय की जनसंख्या लगभग 8000 है, जो लगभग 100 गांवों में निवास करते हैं। और डोंगरिया को डोंगर क्यों बुलाया जाता है, इनका नामकरण कैसे हुआ, तो उनका नाम डोंगर से लिया गया है जिसका अर्थ है पहाड़ी, और उनका अपना नाम झरनिया है जो जल धाराओं का रक्षा करते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी भाषाएं बोलते हैं डोंगरिया कोंद, तो नियमगिरी के लोग कुई भाषा का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुई भाषा। तो कुई भाषा लिखित नहीं है, लेकिन यह कोंद समुदाय के लोगों के बीच में बोली जाती है। इनकी जीवन शैली कैसी है, तो जैसे कि डोंगरिया में विशिष्ट आभूषण, टैटू और हेयर स्टाइल का प्रचलन बहुत ज्यादा विस्तारित है। डोंगरिया कोंद की जो महिलाएं होती है अपने कान में कई रिंग्स पहनते हैं, ठीक है, और नाक में 3 रिंग पहनते हैं, ये ध्यान रखिए, कान में बहुत सारे रिंग पहनते हैं और कान में 3 रिंग पहनते हैं, जबकि लड़के जो है वो नाक में 2 रिंग पहनते हैं। और डोंगरिया लड़कियां अपने बालों में क्लिप और गले में रिंग और मोती पहनती है, ठीक है। तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, तो वे नियमगिरी जंगलों के संसाधनों, बागवानी और झूम खेती से अपना भरण पोषण करते हैं। अभी वर्तमान समय में खनन का विवाद क्या चल रहा है, तो वे क्षेत्र में खनन अधिकारों को लेकर विवाद के केंद्र में रहे हैं। वेदांता रिसोर्सेज ने पहाड़ियों की सतह के नीचे मौजूद अनुमानतः $2 बिलियन मूल्य का वहां पे बॉक्साइड है, जहां पे ये लोग रहते हैं नियमगिरी पहाड़ी के पास, जो कि रायगढ़ और कालाहांडी जिले में पड़ता है। यहाँ पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में बॉक्साइड है, इसलिए जो भी यहाँ पे विवाद हो रहा है। तो कंपनी ने एक ओपन कास्ट खदान बनाने की योजना बनाई जो नियम डोंगर का उल्लंघन करती है और इनकी नदियों को बाधित करती है और डोंगरिया कोंद को एक अलग लोगों के रूप में समाप्त कर देती है। इसलिए जो है यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, इनके अस्तित्व का सवाल है, ठीक है। तो आप समझ हो गए कि डोंगरिया कोंद होता क्या है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, द चैलेंजेज ऑफ रिपोर्टिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर जो पत्रकारों की रिपोर्टिंग होती है उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती है, ठीक है। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसी में एक पत्रकार के द्वारा कहा जाता है कि मुझसे कोई भी पूछता है कि क्या जलवायु परिवर्तन जो है भारत में एक चुनावी मुद्दा है, तो लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को हो गया और दूसरा चरण आज मतलब कि 26 अप्रैल को है। तो कुछ से अधिक लोगों ने संदेह व्यक्त किया, क्योंकि भारत के जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें मुख्य मुद्दा के रूप में जलवायु परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो पत्रकार जो है वो जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भविष्य में लोगों को इसके प्रभाव के अनुकूल ढालने के लिए आवश्यक नीति और व्यवहार परिवर्तन दोनों बहुत जल्द ही आवश्यकता पड़ेगी और इन परिवर्तनों को सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक पत्रकार के द्वारा कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी बहुत ही मेहनत का कार्य है
और यह उच्च विफलता दर वाला एक श्रम साध्य कार्य है। ठीक है, बहुत जल्दी इन्हें इस तरह का न्यूज नहीं मिल पाता है। इसी में कहा जाता है कि पत्रकारिता के रीति रिवाज, रिपोर्टिंग हो गया, संपादन आदि की मांग और जमीन पर जलवायु परिवर्तन के अव्यवस्थित आकार के बीच सभी कहानियों को हर समय कैप्चर करना जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो जलवायु परिवर्तन जो है लोगों की जल की समस्या उत्पन्न कर देती है, स्वच्छ हवा की समस्या, भूमि की समस्या, पोषक तत्वों की समस्या, ये सारे जो उत्पन्न होते हैं, इसका मुख्य कारण जो होता है जलवायु परिवर्तन, जिसमें कहीं ना कहीं मानव जन्य भी कुछ कृत्य हैं। बहुत सारे कृत्य जो हैं मानव जन्य ही हैं, इसलिए जो है अभी लगातार जो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखे जा रहे हैं। जबकि लिंग, जाति, वर्ग और भौगोलिक पहलुओं के साथ इस तरह से बातचीत करता है कि उसकी उपस्थिति मान्यता से परे विकृत हो जाती है। ठीक है, इसलिए लगातार देखा जाता है कि चुनाव में लिंग से समस्याएं उत्पन्न होती है, लिंग को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की लगातार बात की जाती है, जाति को आरक्षण देने की बात की जाती है, जाति को समाज के मुख्य धारा में मिलाने के लिए, जाति हो गया, जनजाति हो गया, SC ST OBC सभी को ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे जुमले जो होते हैं शामिल किए जाते हैं घोषणा पत्र के विभिन्न पार्टियों के द्वारा। ठीक है, वर्ग से संबंधित बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे होते हैं, भौगोलिक मुद्दे होते हैं, लेकिन जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं होता है। इसी में आगे कहा जाता है, एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया है एक पत्रकार के द्वारा कि पिछले दशक में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में बाल तस्करी में वृद्धि हुई, जिससे पता चला कि शायद इस क्षेत्र में किसी प्रकार के संगठित रैकेट ने जड़ें जमा ली थी। लेकिन एक पत्रकार की जांच से पता चला कि उनका मुख्य कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन और राज्य सरकार के द्वारा जो है नजरअंदाज किया गया इस क्षेत्र का प्रबंधन। ठीक है, वहां पे राज्य सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, इसी कारण जो है इस तरह का बाल तस्करी का घटना हुआ था सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में। तो 2020 और 21 में जब चक्रवात अम्फान और यास जो जलवायु परिवर्तन के कारण और अधिक उग्र हो गया, और 2009 में चक्रवात आलिया द्वारा डेल्टा के कुछ हिस्सों में पहले से मौजूद विनाश को और गहरा कर दिया। ठीक है, 2009 में जो चक्रवात आया था उसके प्रतिकूल प्रभाव तो थे ही, लेकिन 2020 और 21 में जो चक्रवात आया अम्फान और यास, उसके कारण जो है वहां पे समस्याएं दोगुनी हो गई। हालांकि राज्य ने स्थानीय लोगों की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया, आय के विश्वसनीय स्रोत स्थापित किए, चाहे वो बड़े हो या छोटे। इसलिए प्रत्येक चक्रवात के बाद जितने भी आत्मनिर्भर समुदाय हैं उनकी संख्या घट जाती है और उन्हें इस मजबूर संक्रमण से निपटना पड़ता है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उससे जूझना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि इसमें चुनाव से जुड़े क्यों हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे। मतदाताओं के दिमाग में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे बहुत अधिक हैं या नहीं, इसका हमारा दृढ़ संकल्प जो है वो मतदाताओं, राजनेताओं, वैज्ञानिकों और महत्वपूर्ण रूप से हमारी अपनी भावना को प्रभावित करता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हम अगर जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ हद तक उत्पन्न हुए अनुभव को अगर नजरअंदाज करने के लिए उत्तरदायी हैं और इस प्रकार मतदान पर इसकी छाया की लंबाई को कम आंकते हैं, जैसे कि भारत में देखिए इंडियन गवर्नमेंट में क्या क्या किया गया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि सोलर एनर्जी को इंप्रूव करने का बात किया गया, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनको इंप्रूव किया जा रहा है, हाइड्रो पावर को ज्यादा इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है भारत में। ये सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं हम अपने क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल प्रभाव को आने वाले भविष्य में उससे बचने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना ऐसे विकल्प के बारे में हमारी समझ जो है वो अधूरी होगी। मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अगर हम लोग छोटे छोटे जो परिवर्तन हो रहे हैं जलवायु के कारण अगर उसका नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि जितने भी आइलैंड वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, वहां पे बर्फ पिघल रहे हैं पोलर रीजन में, उसके कारण जल स्तर बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत किनारे पे अगर जल भर जाता है, अगर उसको सरकार नजरअंदाज कर देती है तो आने वाले समय में जो है जो समस्याएं उत्पन्न होगी क्लाइमेट चेंज से उसको हम लोग नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हमें सही कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए जो है जलवायु परिवर्तन जैसा मुख्य मुद्दा जो मानव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हर एक जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर रहते हैं उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए चुनाव के मुख्य मुद्दे के रूप में जो है वो जलवायु परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि मतदाताओं को इसके महत्व के बारे में जानकारी हो। ठीक है, जो हम लोग प्लास्टिक उपयोग करते हैं उसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी हो, तभी जाकर हम लोग जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे को सही तरीके से निपटने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए ही जो है ये आर्टिकल लाया गया था। मेनली राइटर का जोर है
कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को चुनाव का मुख्य मुद्दा के रूप में शामिल करना चाहिए सभी पार्टियों को, जिससे कि मतदाता को सही तरीके से जागरूक किया जा सके, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो या फिर शहरी स्तर पे। सभी को जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो सभी को इसकी समस्या झेलनी पड़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ कि व्हाई डज द सेंटर वांट टू मॉडिफाई द 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट। क्या कारण है कि केंद्र सरकार जो है 2012 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट को फिर से संशोधित करना चाहता है। इसी के बाद जो हम लोग इस आर्टिकल में कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में निर्धारित किया था कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए 2G स्पेक्ट्रम केवल, ये ध्यान रखिएगा, केवल नीलामी के माध्यम से ही उनको लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। यही कारण है कि केंद्र ने इस फैसले को चुनौती दी है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने 22 अप्रैल को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले को संशोधित करने के लिए केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन का उल्लेख किया। केंद्र का आवेदन जो है वो न्यायालय से यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि क्या वह 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस को नीलामी के माध्यम से आवंटित करने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया, ठीक है, क्योंकि अभी जो है रूलिंग पार्टी के अंडर ही है पूरा का पूरा प्रशासनिक प्रक्रिया। अभी देख रहे हैं इसका दुरुपयोग ईडी हो गया या फिर इनकम टैक्स हो गया या फिर सीबीआई हो गया, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित लाइसेंस आवंटित किए जाते हैं ये नीलामी के द्वारा, जो केवल नीलामी के द्वारा ही आवंटित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला है, इसी को परिवर्तित करने के लिए जो है केंद्र सरकार का आवेदन दिया गया है कि इसको भी जो है ये जो 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन है इसको प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित किया गया था कि 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जो है सिर्फ और सिर्फ नीलामी से किया जाएगा। तो इसके क्या कारण है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था क्या। इसके बारे में एक छोटा सा विवरण मैं दे देता हूं। तो 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के अधीन दूरसंचार विभाग ने विशिष्ट दूरसंचार ऑपरेटरों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी किए। आवेदकों की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर से 25 सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई और निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को 122 लाइसेंस दिए गए थे। ठीक है, 2008 में। वहीं अगर 2009 का मामला जाने तो इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ने सीबीआई को उन दावों की जांच करने का निर्देश दिया कि लाइसेंस के आवंटन में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ठीक है, अवैधताएं शामिल हैं। जिसके बाद जो है सीबीआई ने दूरसंचार विभाग के अज्ञात अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसी बीच जो है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सुब्रमण्यम स्वामी ने 2008 में टेलीकॉम लाइसेंस देने में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ठीक है, 70,000 करोड़ का। उसके बाद 2010 में भारत के सीएजी ने एक रिपोर्ट दायर किया गया जिसमें दावा किया गया कि आवंटन से सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और कुछ ही समय बाद ए राजा ने इस्तीफा दे दिया। वहीं 2011 में, ठीक है, ये 2008 से शुरू हुआ था, 2009 2010 में सीएजी का रिपोर्ट आया। उसके बाद 2011 में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। ठीक है, उसके बाद 2012 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राजा के कार्यकाल में दिए गए 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और अदालत ने पाया कि ए राजा ने विशिष्ट निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए 2008 में 2001 की कीमतों में, ठीक है, 2008 में 2001 की कीमतों पे लाइसेंस निर्गत किए थे। ठीक है, तो इसमें यह भी पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति का आवंटन करते समय पहले और पहले पाओ जैसे तरीकों का उपयोग करने से बेईमान लोगों द्वारा दुरुपयोग होने की संभावना है, जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। तो इसी संबंधित अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार का क्या आवेदन है, इसी को हम लोग विस्तार जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार कहते हैं कि 2G घोटाले के फैसले के बाद से स्पेक्ट्रम का आवंटन नियमित नीलामी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो है नियमित नीलामी के माध्यम से हो रहा है। तो स्पेक्ट्रम का आवंटन वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। पहले जो था सिर्फ और सिर्फ दूरसंचार सेवाओं तक था, और यह जो है वो सार्वजनिक हितों कार्य जैसे कि सुरक्षा, आपदा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, उसी को कहा जाता है आपदा तैयारी आदि के लिए भी आवश्यक है इस तरह का नीलामी। इसी के अलावा केंद्र के द्वारा तर्क दिया गया है कि ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां नीलामी जो है वो तकनीकी या आर्थिक रूप से
पसंदीदा या इष्टतम नहीं है, जैसे कि ऐसी स्थितियां जहां एक बार या फिर छिटपुट उपयोग होता है। यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि बहुत बार जो है जो नीलामी का प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं हो रही, ऐसा केंद्र के द्वारा तर्क दिया जा रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इस पर स्पष्टता मांगी है कि क्या वह भविष्य में 2G स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित कर सकता है। यदि ऐसा कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है तो उन स्थितियों में जहां नीलामी हित में बेहतर नहीं है, सार्वजनिक या तकनीकी और आर्थिक कारणों से। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है मेनली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे भी तो बहुत से इंपॉर्टेंट प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अपने हाथ में लेके ही रखा है। ये जो 2G स्पेक्ट्रम है उसको भी चाह रहा है कि संपूर्ण नियंत्रण जो है उन्हीं के हाथ में हो। ठीक है, तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। उम्मीद है कि सही निर्णय ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है अभी एक पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो अभी वर्तमान समय में जो कॉलेजियम चल रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजेज को इलेक्ट करने के लिए उस कॉलेजियम को इन करके फिर से जो है NJSC को लाया जाए। ठीक है, मतलब कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को लाया जाए, लेकिन इस पिटीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अभी वर्तमान समय में किस तरफ जो रुक जाता है गवर्नमेंट का, उसी से जो है हर एक निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए। ठीक है, आज एक ट्राइब का भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ट्राइब से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन आया था ट्राइब से, जिसमें पूछा गया था कि जो ट्राइब के एरिया का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। और जो सबसे छोटा क्षेत्र होता है ट्राइबल्स एरिया का, उसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन आया था, इसे एक बार जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। ये भी हम लोग क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो टेल वैली है वन्य जीव अभयारण्य, ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो है नेप्टिस फिलारा नाम का एक तितली पाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट है कि समुद्री जलीय कृषि विशेष रूप से अंतर्देशीय तालाबों में मीठे पानी की मछली की खेती को संदर्भित करता है। तो समुद्री जलीय कृषि को कहा जाता है मरीन एक्वाकल्चर, इसे ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है समुद्री जलीय कृषि में खारे पानी की वातावरण में समुद्री जीवों की खेती शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है समुद्री जल कृषि का तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई भी पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे सिंपली जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, इसे ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो है ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रैवली के लिए बीज उत्पादन तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करके समुद्री कृषि में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो समुद्री जलीय कृषि महानगरों, समुद्रों और मोहल्लों जैसे खारे पानी के वातावरण में समुद्री जीवों की खेती की जा रही है। और इस अभ्यास में भोजन, वाणिज्यिक और संरक्षण उद्देश्यों के लिए मछली, शंख और समुद्री शैवाल सहित विभिन्न प्रकार के जीवों का पालन किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ICAR एक चीज था यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और एक गोल्डन ट्रैवली। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है बस एक ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो सही था, इसलिए जो है केवल एक ही कथन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रैम्पेज मिसाइल का सटीक वर्णन है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम्पेज मिसाइल हवा से, ये ध्यान रखिएगा, एयर टू लैंड, हवा से जमीन पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, रैम्पेज मिसाइल हवा से भूमि पर मार करने के लिए एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि इजराइल ने हाल ही में ईरानी सैन्य अड्डे पर हमले में रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया। रैम्पेज मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाला एक हथियार है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो रैम्पेज का विशेषता क्या क्या है? तो सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है और यह संचार केंद्रों और वायुसेना अड्डों जैसी उच्च गुणवत्ता अच्छी तरह से संरक्षित साइटों को लक्षित करता है। मिसाइल सुपरसोनिक गति का दावा करती है जिससे इसे रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 190 मील से अधिक की सीमा के साथ इसे GPS, INS मार्गदर्शन, नेविगेशन और एंटी जैमिंग क्षमताओं का उपयोग करते हुए विमान से या
स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में तैनात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह उड़ान के बीच में अपने प्रक्षेपण पथ को समायोजित करता है और सटीक लक्ष्य हिट सुनिश्चित करते हुए विभिन्न मौसम स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करता है। इसकी कुछ विशेषताएं ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज डस्ट लीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये जो है उज्बेकिस्तान से है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। डस्ट लीक जो है वो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान का। अभी आयोजित हुआ था अप्रैल 15 से 28 तक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन डस्ट लीक। अब अगला क्वेश्चन है माउंट एरेबस, ठीक है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है चौथा जो कथन है ये सही है। यह अपनी सतत लावा झील के लिए जाना जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार अंटार्कटिका में स्थित, यह ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में स्थित है माउंट एरेबस पृथ्वी पर सोना बरसा रहा है, जो प्रतिदिन लगभग $6000 मूल्य का लगभग 80 ग्राम सोना उगल रहा है। हालांकि दूरस्थ स्थान के कारण किसी के लिए भी इस संपत्ति पर दावा करना असंभव हो जाता है, जिससे कि सोने की भीड़ की कोई भी संभावना नहीं रह जाती। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ तक पहुंचना ही संभव नहीं है। तो माउंट एरेबस अंटार्कटिका में रॉस द्वीप याद रखिएगा पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, ठीक है, और वह शीर्षक बिनशक, यहाँ पे अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो बिन्सन मैसिफ है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो माउंट एरेबस विलुप्त नहीं है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके शिखर क्रेटर में लगातार लावा झील है और अंत में यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित नहीं है, यह अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। ये देख सकते हैं फिगर में, माउंट एरेबस यहां पे है, ठीक है, रॉस सी के पास साउदर्न क्षेत्र में जो है अंटार्कटिका में है। ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मैं